आज हम देखेंगे 8 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लाया गया है। तो यह जो अभियान लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु यह किसके साथ मिलकर यह अभियान लाया है? तो पीरामल फाउंडेशन के साथ। तो यह भी आपको याद रखना है, कौन सा फाउंडेशन? तो पीरामल फाउंडेशन। अब आपको ये जानना है नीति आयोग के बारे में। कई बार बताया गया कि नीति आयोग जो है वह किसको रिप्लेस करके लाई गई थी? तो नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस करके लाई गई थी। इसके जिस प्रकार योजना आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो प्रधान होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार नीति आयोग के भी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूछा जाए कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और इसके अलावा सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वे पूछा जाए तो कौन है? अमिताभ कांत। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कई बार बताया गया है। इसके अलावा इसका गठन कब हुआ था? तो यह 1 जनवरी 2015 को। तो यह तिथि भी याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो देखिए निगाह, तो यह किसके द्वारा किया गया है? मैप में आप जैसा कि देख सकते हैं यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन कई बार आपको दिखाया गया है। एवं आपको इसके जो यहाँ के राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, कई बार बताया गया है। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ के जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के, उससे पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो सेकंड है वो है इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पीन वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क, और जो अंतिम है वो सिम्बलवारा नेशनल पार्क। तो ये पांचों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ें तो इसके अंतर्गत देखिए अन्य कुछ बात कहा गया कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करेंगे। निगाह कार्यक्रम के तहत घरेलू संगरोध जो क्वारंटाइन किया गया है उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए यानी कि सोशल डिस्टेंसेस बनाए रखने के लिए जागरूकता किया जाएगा। और इसमें जो हेल्प करेंगे वे कौन है? जो आशा है, जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितने भी है वे सभी इसमें उनकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस नेता को पुनः संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? आप इनका चेहरा देखिए, पहचान रहे होंगे, ये है अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी को पुनः नियुक्त किया गया है किसका? तो पीएसी यानी कि आप जान सकते हैं यहाँ पे बताया गया पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इन्हीं के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अब चलिए हम पीएससी के बारे में यहाँ से जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि जो ये पीएससी है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं प्लस 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो यह राज्यसभा से होते हैं। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है। यह जो समिति है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तो कैग की क्या करती है? जो इसके द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है उसी की समीक्षा करने का कार्य करती है। कौन? तो पीएससी। तो कैग कौन सा अनुच्छेद में आता है भारतीय संविधान का? तो 148 से लेके 152 तक। तो मुख्यतः आपको 148 याद रखना है। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि जो लोक लेखा समिति होती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता ही होते हैं, इसीलिए विपक्ष के नेता हैं ये अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस से हैं, इसीलिए इनको चुना गया है दोबारा। और 1 साल का जो कार्यकाल होता है। अब आपको ये जानना है कि ये जो अधीर रंजन चौधरी है यह कहाँ से, इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है, लोकसभा से कहाँ से चुन के आए हैं? तो यह बहरामपुर से चुन के आए हैं। बहरामपुर कहाँ है? तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो कहा गया है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो
नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह इनके लेखक कौन है पूछा गया। तो देखिए इनके लेखक कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी हैं। तो ये जो उनके पिता हैं जो शहीद हो चुके थे, जो कारगिल युद्ध हुआ था उसी में, तो उसी के उनके पिता और उनकी बेटी दोनों ने मिलकर उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखा है। तो यह एक पुस्तक है, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है। यह जो पुस्तक है वीर चक्र पुरस्कार विजेता जो थे कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर है। तो आपको ये जानना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टैटिक के पार्ट। यहाँ पे कहा गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई 2020 को उनकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 159th जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी वही मनाई गई। अब चलिए हम सारे डिटेल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी से, उनको हम देख लेते हैं। पहला तो बताया गया करेंट की दृष्टि से कि इस बार जो उनका जन्मदिन था 159th था, जो 7 मई को मनाया गया। अब चलिए ये जान लेते हैं इनके बारे में कि यह काफ़ी क्या कहते हैं बहुप्रतिभा वाले व्यक्ति थे। संगीतकार, गीतकार, नाटककार, अन्य तरह की जो कलाकृति थी, चित्रकारिता अलावा सब इनके पास थी। तो यहाँ से इनके बारे में देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो याद ये रखना है कि 1913 में गीतांजलि के लिए तो इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी एशिया के वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य में, एवं पहले गैर यूरोपीय थे। सोच लीजिए पहले जितने भी नोबेल थे लगभग यूरोपियों को मिले थे शुरुआत में, जितने भी यूरोपियन कंट्री के थे। तो ये पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें इस प्रकार का नोबेल से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कब सम्मानित किया गया था। तो 1913 में। और किसके लिए किया गया था? तो उनकी जो कृति थी गीतांजलि के लिए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो पदवी दी जाती थी तो इन्हें 1915 में नाइटहुड की पदवी दी गई थी। कौन सी पदवी? नाइटहुड की। इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो नाइटहुड का जो पदवी दिया गया था इन्हें, वो 1919 में इन्होंने वापस कर दिया था। किस में? तो जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी के बाद इन्होंने यह पदवी जो अंग्रेजों को वापस कर दिया था विरोध में। अगले यहाँ पे कहा गया है कि इनके देखिए महात्मा गांधी जी को, महात्मा जो हम कहते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था उन्हें, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसके विपरीत हम देखें तो जो टैगोर जी को हम लोग गुरुदेव कहते हैं, तो गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी। दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। अभी पश्चिम बंगाल में जानते होंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो उसकी नींव किनके द्वारा रखी गई थी? इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। और कब? तो 1921 में। डेट सहित आपको याद रखना है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कहा गया कि टैगोर की रचनाओं से 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। हमारा एक जो हमारा है जन गण मन। दूसरा अगर पूछा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला। तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। एवं श्रीलंका के जो एक राष्ट्रगीत है श्रीलंका मथा, ये भी इन्हीं के प्रेरणाओं से प्रेरित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि गरुड़ पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन, उसी के द्वारा, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो जो गरुड़ पोर्टल है इसका देखिए आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए क्या है। तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। इसका माध्यम क्या है? अभी ड्रोन के माध्यम से सभी जगह देख रहे होंगे कि रिलीफ का कार्य किया जा रहा है। जैसे सैनिटाइजेशन के लिए वहाँ पे छिड़काव किए जा रहे हैं। तो ड्रोन उड़ाना हर जगह तो संभव नहीं है, उसमें परमिशन लेना पड़ता है प्रशासन को। तो उसी को आसान बनाने के लिए जो ड्रोन का परमिशन है यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो यह फुल फॉर्म आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि मुस्तफ़ा अल कदमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? इराक के। ये अभी तक इराक के जो खुफिया तंत्र है उसमें कार्य करते थे और फिर वहाँ से इस्तीफा देकर इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में यह चुने गए हैं। तो आप देखिए यूरोप जो इराक है उसके लोकेशन को यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोकेशन। देखिए ये रहा है हमारा मैप में इराक के देखिए सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। इधर देखिए राउंड के माध्यम से ईरान से लग रही है, ईरान के ठीक बगल में आते हैं तो पर्सियन गल्फ से इसकी सीमा लग रही है, कन्फ्यूज नहीं होना है, पर्सियन गल्फ से लग रही है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा देश है उससे भी सीमा लग रही है। ये कौन सा है जो अभी राउंड किया गया है? ये कुवैत है। कुवैत के बाद देखिए सऊदी अरब से भी इसकी अच्छा खासा सीमा लग रही है। यहाँ जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है, जॉर्डन के ठीक बगल में आ जाइए ऊपर में तो यहाँ सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। और ठीक नॉर्थ में चले आइए सबसे ऊपर में तो इसकी सीमा कहाँ से लग रही है आप देख सकते हैं, इसकी सीमा टर्की यानी कि तुर्की से लग रही है। तो इसका इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद बताया गया है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की दो नदियाँ कई बार पूछा जाता है कि दजला, कौन सी नदी? दजला और फरात कहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं? तो इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो दजला और फरात इराक के ही प्रमुख नदी है, तो इसके बारे में आपको जानना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? तो इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, इसलिए आप तिथि चाहे तो नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हर साल इसकी तिथि चेंज होती रहती है। लगभग मई में ही मनाई जाती है, लेकिन इसकी तिथि चेंज होती रहती है। तो यह 7 मई को मनाई गई है। किसके द्वारा तिथि निर्धारित किया जाता है? तो IAAF के द्वारा। तो हम चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो IAAF है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो 1912 में। यह का जो कह सकते हैं कहाँ फाउंड हुआ था? तो स्वीडन के स्टॉक होम में। तो इसके बारे में आप इतनी सारी जानकारी जान सकते हैं। एवं आपको इसका हेड क्वार्टर याद रखना है कि जो IAAF है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर आप देख सकते हैं मोनाको। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? मोनाको में। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे आते हैं। तो कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गोपालापट्टनम के पास और जो वेंकटपुरम गांव है वहां के जो कंपनी स्थित है पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी, वहां 11 लोगों की मौत हो गई। अब संख्या और भी बढ़ सकती है एवं बहुत लोग घायल हैं, 100 से अधिक घायल हैं सीरियस कंडीशन में और 1000 से भी ज़्यादा अन्य कंडीशन में घायल हैं। तो ये काफ़ी बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो आपको बताना है कि यह जो त्रासदी हुई किस गैस के कारण हुआ है? तो यह स्टायरीन गैस के कारण हुआ। ये देख सकते हैं स्टायरीन गैस। यह जो स्टायरीन गैस जो होता है ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने के लिए किया जाता है। और अब आपको बताना है कि इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जो काफ़ी, उससे कई बार प्रश्न बने हैं, तो काफ़ी बड़ा त्रासदी था। तो आपको वहां से ये बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वह कब हुआ था। चलिए डेट बता देता हूँ, वह 1984 में हुआ था। अब आपको ये बताना है कि उसमें कौन सा गैस के रिसाव के कारण वह हुआ था, तो आपको ये कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको ये बताना है कि क्या आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप ऑप्शन भी चाहते हैं एक से अधिक। यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है तो आंसर बताया जाता है, देख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन भी चाहते हैं कि A B C D ऐसे ऑप्शन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो ऑप्शन उसमें ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।